तरह की खूबसूरत मूर्ति हमारे ही देश की समृद्ध मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है। ये मूर्ति, इसके पीछे की ये हवेली का दरवाजा, ये सब दिखाते हैं हमारे ही देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, उसी के संकेतक हैं ये। और इस तरह की धरोहर देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरी पड़ी है, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो हमारे गांव, शहर, मोहल्लों में ही रहते हैं और ये इस तरह की धरोहर को संरक्षित करने में कुछ साल नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन 70-80 बरस तक समर्पित कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी ये कलाएं, हमारी धरोहर विलुप्त ना हो जाए। यही है गुमनाम नायक, जिन्हें हम ला रहे हैं हमारे पद्म के तौर पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे देशवासियों के सामने। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा। तहे दिल से स्वागत आप सबका हमारे पद्म कार्यक्रम में, जिसमें आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसी महान विभूतियों के बारे में जिन्होंने अपने देश की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए ही सबके सामने अपना जीवन समर्पित कर एक मिसाल भी कायम की है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग, है ना? पूरी दीवार को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है और ये कोई आधुनिक नहीं, सदियों पुरानी पेंटिंग है ये, यानी पारंपरिक पेंटिंग, पारंपरिक शैली की पेंटिंग है ये। और इस तरीके के हमारे देश में देखें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कितनी तरह की ऐसी पारंपरिक कलाकारी है जो देखने को मिलती है। और इसी समृद्ध विरासत को तो सहेजने का प्रयास भारत कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात के पिठोरा पेंटिंग भी 12,000 साल पुरानी है। इस तरह की पारंपरिक पेंटिंग्स को सहेजना कोई आसान काम तो होता नहीं है, लेकिन परेश राठवा जैसे कलाकार हैं जिन्होंने पिठोरा पेंटिंग को सहेजा, संरक्षित किया और देश भर ही नहीं विश्व भर में इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसीलिए तो उनके इन प्रयासों के लिए देश उन्हें कर रहा है सलाम पद्मश्री पुरस्कार के जरिए। परेश राठवा गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के एक आदिवासी कलाकार जो सदियों पुरानी आदिवासी लोक कला पिठोरा पेंटिंग की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में 30 से भी अधिक वर्षों से जुटे हुए हैं। 12,000 वर्ष पुरानी आदिवासी लोक कला पिठोरा पेंटिंग प्राचीन गुफाओं में पाई जाती है। उन्होंने इसे जीवित रखने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया, पारंपरिक पेंटिंग को सोशल मीडिया पर प्रचारित करना शुरू किया, शैक्षणिक संस्थानों को भी इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। पिठोरा कला के प्रसार के लिए वे इस कला को देश विदेश में 30 से अधिक प्रदर्शनियों में ले गए। पिठोरा कला को सिखाने के लिए वे ऑनलाइन वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। उन्होंने 100 से अधिक छात्रों को इस कला का प्रशिक्षण देकर इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाया है। पिठोरा पेंटिंग मतलब कि ये आदि काल से, हजारों साल से, आज से 12,000 साल पहले से गुफा काल से ये पिठोरा पेंटिंग की जो शुरुआत हुई है। ये पहले गुफाओं में होता था। जो गुफाओं में जो हमारे जो आदिवासी है अपने कुछ संदेशा देने के लिए, कुछ संदेशा माध्यम के लिए एक लिपि मतलब कि चित्र लिपि से वो अपने संदेशा एक दूसरे को पहुंचाते थे। पिठोरा पेंटिंग मैं करीबन 30 साल से करता रहा हूँ। जो बचपन से, जैसे मेरी 18 साल की उम्र थी तब से मैं ये करता रहा हूँ। और जब 22 साल का हुआ तब मुझे हमारे समाज ने एक पिठोरा लखारा के रूप में हमको समाज के अंदर स्थान दिया। तो ये लिखना होता है, हम लोग पिठोरा को लिखते हैं। लिखने का मतलब क्या है, जो हमारी जो मन्नत रहती है पिठोरा की, वो हम देवी देवताओं को लिख के बताते हैं, मतलब कि चित्र शैली से वो हम लिखते हैं, उसको पिठोरा पेंटिंग कहते हैं। जब कोरोना काल हुआ तब भी मैंने ऑनलाइन जो मोबाइल से मैंने देश विदेश में भी मैंने ऑनलाइन इनका पिठोरा पेंटिंग का क्लास शुरू किया। तो विदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे और हमारे जो पिठोरा पेंटिंग विदेश के 7 से 8 पर जो कंट्री के लोग थे मेरे साथ जुड़ते गए और मेरे से पिठोरा पेंटिंग सीखते गए। उसी दौरान हमारे गांव के, शहर के लोग भी मेरे से ऑनलाइन सीखते गए और धीरे धीरे इस तरह से हमारे अगल बगल को हमारे जो छोटाउदेपुर जिले के कई बच्चों ने इस तरह से पेंटिंग शुरू किया और आज भी मैं पेंटिंग क्लास, पिठोरा पेंटिंग का क्लास चलाता हूँ। एक पिठोरा हमेशा दहलीज पर या घर में प्रवेश करते ही सामने की दीवार पर तथा अन्य दीवारों पर भी स्थित होता है। पेंटिंग आमतौर पर पूरी दीवार को आकृतियों से भर देती है। पिठोरा चित्रों की सरल आकृतियाँ इसकी सुंदरता का आधार है। केवल पुरुष ही इन पिठोरा भित्ति चित्रों को चित्रित करते हैं।
इस विश्वास के साथ कि पिठोरा चित्रों को अपने घरों में बनाने से शांति, सुख, समृद्धि आती है। जनजाति कला को संभालना और बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये गुजरात के परेश भाई राठवा है, जो हजारों साल पुरानी पेंटिंग बना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और उनको संभाल रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। और मैं भी भील समाज से हूँ। मैं भी अपने भील आदि पेंटिंग, आदिवासी जो भील कला है उनको मैं भी करती हूँ। और परेश भाई राठवा को इस पुरस्कार के लिए बधाई हो। आदिवासी और राठवा समुदाय के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर से पिठोरा पेंटिंग खासी अहम है। इनके लिए ये कला रूप से अधिक एक अनुष्ठान समान है। माना जाता है कि ये कला राठवा, भील, नायक और ताड़ी आदिवासियों द्वारा अनाज के देवता पिठोरा को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए भेंट के रूप में मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। अपनी कला परंपराओं को सहेजने के लिए पिठोरा ना परेश राठवा को पद्मश्री के सम्मान की अनंत शुभकामनाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये किन्हाल, कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है, वहां की ही मूर्तियां और खिलौने हैं। ये इन्हें किन्हाल की गुड़िया कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और गुड़िया बनाई जाती है, ये बहुत मशहूर है, जिसके लिए वो लाख का, लकड़ी का और इमली के बीज का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी एटिकोपक्का ये खिलौने बहुत मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? वो इसलिए कि सीवी राजू जो इन्हें बनाते हैं वो इन्हें पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाते हैं। खाने के लिए तो ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं। कोई विषैला इसमें रसायन नहीं होता। बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं ये। और इसके लिए रंग कहाँ से लाएं, इसके लिए भी उन्होंने खूब शोध, वर्कशॉप्स के जरिए एक लंबी फहरिस्त तैयार की, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जहाँ से ये प्राकृतिक रंग इन खिलौनों के लिए लाए जा सकते हैं। इसीलिए सीवी राजू को उनके इन अतुलनीय प्रयासों के लिए ही पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। रंग बिरंगे खिलौने किसी का भी मन मोह लेते हैं। आधुनिक खिलौनों में हानिकारक रंग एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन 500 साल पुरानी हमारी पारंपरिक एटिकोपक्का खिलौना परंपरा में इसका हल है, जिसे आधुनिक दौर में पुनर्जीवित कर आगे बढ़ा रहे हैं विशाखापत्तनम के एटिकोपक्का गांव के खिलौना निर्माता सीवी राजू, जिन्होंने लकड़ी के खिलौनों के लिए गैर विषैले प्राकृतिक रंग बनाने के लिए पौधों के विभिन्न स्रोतों की खोज की है। रंगों को केक के रूप में संरक्षित करने के लिए नवीन तकनीक विकसित की, कपड़ों पर टेस्ट करने के लिए प्रयोगशाला भी तैयार की, वस्त्रों के लिए प्राकृतिक रंग बनाने पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में भाग लिया और भारतीय शिल्प परिषद और दस्तकार समूह के साथ काम किया। I started this journey. मैंने वर्ष 1988 में एटिकोपक्का खिलौना शिल्प के क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत की। मैंने इस शिल्प कला को विकसित किया, मानकीकरण किया और गुणवत्ता मानकों में सुधार किया। एटिकोपक्का शिल्पकला समुदाय को पूरे देश के सामने लाया। पूरे भारत में हम इस शिल्प को काशी से लेकर पूर्वी तट में कन्याकुमारी तक और साथ ही पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर पाते हैं, जो इस शिल्प कला को आगे बढ़ाते हैं। इस शिल्प कला के पीछे के विज्ञान में मैं रंगों की बात कर रहा हूँ। सभी प्राकृतिक रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी डेयरी स्रोत और लकड़ी जो हम गांव से और उसके आसपास से जमा करते हैं, यही इस शिल्प कला की विशिष्टता है। मुझे पद्मश्री मिलने पर बहुत गर्व महसूस हुआ। साथ ही मुझे लगता है कि मुझे यह सम्मान मिलना, इस पारंपरिक सदियों पुराने शिल्प कला को सम्मान मिलना है। सीवी राजू ने धीरे धीरे लुप्त हो रही इस पारंपरिक पद्धति को पुनर्जीवित कर इससे कारीगरों को जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की है। नए नवोन्मेषी रंगों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कारीगरों के सहकारी संघ पद्मावती एसोसिएट्स की शुरुआत भी की। परिणाम ये है कि अब 200 से अधिक परिवार एटिकोपक्का खिलौनों के शिल्प समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं।
आज एटिकोपक्का कारीगर रंग के लिए हल्दी, जाफरा के बीज, पुराना गुड़, हरड़ और आसपास पाए जाने वाले अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग के कारण ही ये खिलौने बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित हैं। राजू के समर्पण को देख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र भी किया। देश विदेश तक इन खिलौनों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजू प्रयासरत हैं। श्री सीवी राजू इटिकोपाका के खिलौने बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने। इटिकोपाका एक गांव है आंध्र प्रदेश के अंदर जो अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक स्थानीय लकड़ी जिसका नाम है राइटिया टिंटोरिया, एक बिल्कुल सॉफ्ट वुड है जिससे बनाए जाते हैं खराब के ऊपर, और उनको नेचुरल डाइस से, पेड़ों के रंगों से रंगा जाता है, रंग बिरंगा बनाया जाता है। तो इनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई भी पॉइजन नहीं है, कोई भी जहर नहीं है। और श्री सीवी राजू का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि उन्होंने उन खिलौनों के डिजाइन्स को कंटेम्पररी बनाया है, जिससे कि नई पीढ़ी के बच्चे उनके साथ बेहतर तरीके से रिलेट कर सके। उनको इस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया है, इसके लिए उनको बहुत हार्दिक बधाई। एटिकोपक्का खिलौना परंपरा के संरक्षक सीवी राजू को पद्मश्री के सम्मान की हार्दिक बधाई। ये जो कठपुतलियां आप देख रहे हैं, ये दिखा रही हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में कितनी तरह तरह की कठपुतलियां हैं ना। पश्चिम बंगाल में इसे पुतुल नाच कहा जाता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बोमलट्टम, राजस्थान में काठ की गुड़िया, उसी तरह ओडिशा में ये कहलाती है काठी कंढई नाच। एक पुरानी पुतुल परंपरा है ये, और इसे मगनी चरण कुंवर कई दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं। वो नाटक भी तैयार करते हैं, नाटक के पात्र के तौर पर वो कितने ही 100 ऐसी कठपुतलियां तैयार कर चुके हैं, और ये छड़ी कठपुतली कला है जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डोरी वाली कठपुतली। अलग कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं को हमें संरक्षित करना है, हमारी परंपराओं को प्रदर्शित करती है ना ये, और इसीलिए उनके इन प्रयासों के लिए मगनी चरण कुंवर ने प्राप्त किया है पद्मश्री का सम्मान। लकड़ी के टुकड़ों पर उकेरे गए 300 कठपुतली पात्र, 20 नाटक, जिन्हें दर्शकों के सामने मंच पर जीवंत करने के 70 वर्षों के प्रयास कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ओडिशा की इस पारंपरिक छड़ी कठपुतली कला को अपने जुनून, समर्पण से सींचने वाले ओडिशा के क्योंझर जिले के 85 वर्षीय मगनी चरण कुंवर ने लुप्त हो रही कला काठी कंढई नाच को नया जीवन दिया है। इस कला रूप को आमतौर पर क्योंझर जिले में मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन इस कला के प्रति उनका जुनून ही है कि जातिगत बाधा और परिवार के प्रतिरोध को दरकिनार कर वे इस कला में रम गए। उन्होंने पारंपरिक मूर्तिकार भगवान जेना से मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में मूर्ति कला सीखी। उत्कल विश्वकर्मा कलाकुंज कंढई नाच की अपनी मंडली स्थापित की और उड़ीसा से बाहर कंढई नाच की पहचान में योगदान दिया। 40-50 साल हो गया इसी से हम चलते हैं, खाना वाना सब होता। अभी नहीं, अभी तो बंद हो गया पार्टी, अभी पार्टी बंद हो गया। कहाँ प्रोग्राम होने से जाते हैं, 10-5 प्रोग्राम होता साल 10-12। आओ ऐसा करते करते छुट्टा पुतली सब था लकड़ी का। ये जो कोरोना हुआ, हम सोचा जब इतना छोटा ट्रक से इतना बड़ा ट्रक होता, पुतली क्यों नहीं बड़ा होगा। इसलिए ये जो डीम आता ना सब कागज में, वही कागज को कूट के इसको बनाया। अब जो आप बोलिएगा अभी बोल देगा, हम रात को इसको कंपोज करके गाना वाना जोड़ के लिख के सब कर देंगे। ऐसा हमारा काम है। उसका बाद हम शिक्षा देते हैं, पिता माता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो। 60 वर्ष में इसको लेकर घूमा। और 84 में एक ताम्रपत्र मिला हमको, उड़ीसा सरकार दिया जे आप अद्वितीय कलाकार, तपस्या सफल होइछि आउ मनोस्कामना भी पूर्ण होइछि। मगनी चरण कुंवर ने असम, मुंबई, दिल्ली, सिक्किम आदि राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर 500 से अधिक नाटकों के वर्णन किए।
300 से अधिक पात्रों के साथ 20 से ज्यादा महाभारत, रामायण की पौराणिक कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित प्रस्तुतियां तैयार की। इस कला को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 100 से अधिक शिविरों, कार्यशालाओं में भाग लिया। आज उनके कार्य का विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दस्तावेजीकरण किया गया है। Magni Charan, he started his valuable contribution to promote his steam puppet, and he is performing different stories to perform each and everywhere. So people appreciate his work and his techniques, how to use to manipulation of the puppet making and the technique of to play the performance. He changed in his life, so he got lot of valuable and he took valuable efforts about his art form. I congratulate Magni Charan for getting the Padma Award. कठपुतली कला दृश्य कला के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। इसका सबसे पहला संदर्भ पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए तमिल क्लासिक सिलप्पाडिकारम में मिलता है। कठपुतली कला का पारंपरिक मनोरंजन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और काठी कंढई नाच के रूप में जानी जाने वाली छड़ी कठपुतली कला केवल क्योझर में पाई जाती है। छड़ी कठपुतली के संरक्षक मगनी चरण कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनंत शुभकामनाएं। अद्भुत है हमारे देश की कला संस्कृति और अतुलनीय है इन जननायकों के प्रयास। लेकिन हमारे देश का ये कला सफर हमारे पद्म का आगे भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें हमारे पद्म। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कितना खूबसूरत है ना ये। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पेपर मैशे का बना हुआ है। हालांकि इसमें तो लकड़ी का बुरादा भी डला हुआ है, लेकिन पेपर मैशे की जो कला है बहुत प्राचीन कला है। लेकिन इस कला को भी वक्त के साथ इतनी तरह से अपनी पारंपरिक चित्रकारी के साथ सजाकर इसको इवॉल्व किया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि ये ओडिसी चित्रकारी की गई है इसमें। इसी तरीके से बिहार में भी हम सब जानते हैं कि मैथिली चित्रकारी बहुत मशहूर है। महिलाएं अपने घर आंगन में भी चित्रकारी करती रहती हैं। लेकिन सुभद्रा कुमारी ने पेपर मैशे के उत्पाद बनाए, उस उत्पाद पर मैथिली चित्रकारी की। जी हाँ, और इस तरह उन्होंने इस मैथिली परंपरा को देश विदेश तक इसका प्रचार किया। लोग आते हैं इनके पास इसे सीखने के लिए और वो भी बहुतों को प्रशिक्षित कर चुकी है इसमें। लेकिन अपने इन प्रयासों के लिए जिसके माध्यम से पेपर मैशे पे वो मैथिली चित्रकारी करती हैं, इसी के लिए सुभद्रा कुमारी को मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियां मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साध रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। शुरू में
मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियां गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल, कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। अपनी कलाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने के लिए सुभद्रा देवी को हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे बड़े अलग अलग तरह के दिए, अनुष्ठान की सामग्री जिनमें नाग, मोर, सांप, बैल इस तरह के फिगर्स भी बनाई गई हैं। पीतल का है ये पूरा सामान। और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद तो खास तौर पर पीतल के सामान के लिए बहुत मशहूर है। इस तरीके के खूबसूरत चीजें तो बनाई ही जाती है वहाँ, लेकिन दिलशाद हुसैन जैसे कलाकार पीतल पर जब नक्काशी करते हैं तो उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर हैं। इतनी महीन कलाकारी करते हैं वो कि उनकी नक्काशी और उनकी कलाकारी के समान स्वरूप ही उन्हें प्रदान किया गया है पद्मश्री पुरस्कार। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पीतल नक्काशी के उस्ताद शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन जैसे अनुभवी कारीगरों के कारण ही प्रसिद्ध है, जो भारत की इस हस्तकला को दुनिया भर में चमका रहे हैं। 10 साल की उम्र से ही अपने दादा से पीतल को तराशने की कला सीखी, जिसे करते हुए इन्हें 6 दशक बीत गए हैं। मुरादाबाद के मकबरा इलाके की तंग गलियों के बीच रहकर पीतल के सामान पर अपनी कला के हुनर को तराशने वाले शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन का पूरा परिवार हस्तशिल्प के काम से जुड़ा है। बेटे ही नहीं, बेटियां और बहुएं भी हस्तशिल्प के हुनर में माहिर हैं। लेकिन परिवार के बाहर भी उन्होंने इस कला के हुनर से लगभग 1000 से अधिक कारीगरों को नवाजा है, ताकि युवा मुरादाबाद की इस पहचान को आगे बढ़ा सके। विशेष आमंत्रण पर वे ईरान भी गए और लोगों को नक्काशी करने वाला औजार मुरादाबाद कलम चलाना सिखाया। पद्म श्री जो हमें मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों को हम सिखाते हैं और काफी हमारे शागिर्द हैं, और खास तौर से हम लेडीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेडीज को हमने अच्छा काम सिखाया, ज्यादा सिखाया है। इसकी वजह यह है कि हमारी जो नक्काशी है तो उसके अंदर ये खूबी है कि ये 200 ग्राम की होगी नहीं थप्पी, और ये 20 ग्राम की, 30 ग्राम से ज्यादा की हमारी नहीं है। तो जिस वक्त हमारे ये लेडीज काम करती है तो उसे पता नहीं चलता और आराम से इस तरह से काम कर लेती है। और इसके अंदर ये खूबी यह है हमारी नक्काशी में कि घर बैठ के कर लेती है, कहीं उसे
जाना नहीं पड़ता। 250, 300, 500 रुपए तक की जैसे लेडीज होती है वो काम कर लेती है। दिलशाद हुसैन की नक्काशी पीतल की कलाकृतियों को नायाब रूप देती है। उनकी इस शिल्प कला के प्रति शिद्दत ही है कि उनके द्वारा तैयार किए गए पीतल पर नक्काशी के उत्पाद के सभी कायल हैं। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर को जो कलश उपहार के रूप में दिया था, वो दिलशाद हुसैन की नक्काशी का बेहतरीन नमूना था। ये नक्काशी के काम के कारीगर तो अभी भी हैं। इसके अलावा लोहे की डाइयाँ बनाते हैं। ये लोहे की डाई में भी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं ये, और डिजाइन बनाने के बाद में जहाँ इनका मतलब मांग आती है, जयपुर में सप्लाई करते हैं वो डिजाइन। नक्काशी के काम के कारीगर बहुत कम हैं। अब भारत सरकार बहुत ही हेल्प कर रही है, ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। नक्काशी का काम ऐसा है, बहुत ही बारीक होता है। मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कहा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में कुछ शिल्पी परिवार दिल्ली से मुरादाबाद आकर बस गए और पीतल का शिल्प विकसित किया। मुगल काल में पीतल के बर्तनों पर नक्काशी की जाती थी और यहाँ के आफ्ताबा और फूलदान की बहुत मांग थी। इस तरह मुरादाबाद का पीतल उद्योग करीब 350 साल पुराना है, जिसकी चमक को वक्त के साथ और चमका रहे हैं दिलशाद हुसैन जैसे शिल्पकार। पीतल नक्काशी के उस्ताद दिलशाद हुसैन को अपने नायाब हुनर के लिए पद्मश्री के सम्मान के लिए अनंत शुभकामनाएं। देखें तो कितने समृद्ध है ना हमारी लोक कलाएं। इस तरह की लोक कला ही तो है जो हमारे जीवन में रंग भरती हैं। ऐसी लोक कलाएं हमारे देश भर में हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं हमें भी जुड़ने की जरूरत है। ऐसे गुमनाम नायक जो इन लोक कलाओं को, इनकी समृद्धि को बनाए रख रहे हैं, इन्हें जीवंत बनाए रख रहे हैं, इन्हीं को हम हमारे पद्म कार्यक्रम के जरिए आपके सामने लेकर आए, क्योंकि ऐसे गुमनाम नायकों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान कर हमारे देश की सरकार इन्हें गुमनाम नहीं प्रसिद्धि दिला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है हमें आपको भी इन कलाओं के साथ जुड़ने की, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्यक्रम। हमारे पद्म की श्रृंखला में हमने साल 2023 के उन गुमनाम नायकों को आप सामने रखा जिन्हें देश ने सलाम किया। कुछ समय के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेकर साल 2022 के जन नायकों को। तब तक अपना स्नेह, अपना प्रेम हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।